और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। जंग के मैदान में आपको ले चलेंगे, आपको बताऊंगा क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला करने वाला है। उससे पहले देश की एक बड़ी खबर, मौलाना को उठा लाई योगी फोर्स। वो मौलाना जिन्होंने योगी की माताजी को अपशब्द कहे, इनका नाम है मौलाना सलीम चतुर्वेदी। ये दावा करते हैं इन्होंने सारे वेद पढ़े हैं और उसके बाद योगी की माताजी के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की थी। उसके बाद देखिए योगी की पुलिस ने क्या किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, थाने से लंगड़ाते हुए निकल रहे हैं मौलाना। और आइए अब आपको बताता हूं कि मौलाना ने पहले का क्या कहा था योगी की माताजी को, अब जब पुलिस ने उठा लिया है तो क्या कह रहे हैं। दोनों बयान सुनिए। योगी जी तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर दो। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपको लगा बनाया आपने, लेकिन अगर कोई जिना करता हो, कोई रेपिस्ट पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या सजा? कुछ नहीं। मेरी जुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी जुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपने एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूं कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ पहुंची है तो हमें माफ़ फरमा दें। पुलिस ने, एसटीएफ ने उन्हें उठाया दरअसल। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर बिहार से उत्तर प्रदेश लेकर आया गया। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, बहराइच लेकर आई पुलिस। क्यों किया था ऐसा तुमने मौलाना, क्यों किया था? और फिर पुलिस ने, बहराइच पुलिस ने मौलाना को जेल भेज दिया है। जेल के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके खिलाफ दर्जनों शिकायतें दर्ज हुई थी। और इस एक्शन के बाद पुलिस के वकीलों ने, गोरखपुर के वकीलों ने मिठाई बांटी है और पुलिस का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री की मां पर अनाप शनाप बोलना मौलाना को महंगा पड़ गया। जो कल तक बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, वो आज अपने पांव पर ठीक से चल नहीं पा रहे। जिस मौलाना ने सीएम योगी की मां के खिलाफ गलत बोला, उसे अब योगी फोर्स ने ऐसा सबक सिखाया कि अक्ल ठिकाने आ गई। गिरफ्तारी, फिर खातेदारी और सलाखों में डालने पर मौलाना के सुर बदल गए। वो अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपने एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं। अब देखिए जरा पुलिस ने कैसे एक्शन लिया है मौलाना पर। विवादित बयान वाले मौलाना दरअसल बिहार में थे उस वक्त, तभी यूपी पुलिस उन्हें दबोचने के लिए पहुंच गई। मौलाना की गिरफ्तारी का जिम्मा स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को मिला था। सादी वर्दी में एसटीएफ के कई जवान बिहार पहुंच गए और एसटीएफ ने मौलाना को बिहार के पूर्णिया जिले से उठा लिया। दावा है पूर्णिया के दलमालपुर चौक से मौलाना को उठाया गया। फिर तुरंत यूपी एसटीएफ मौलाना अपने साथ लेकर जाने लगी, जिसके खिलाफ मौके पर हंगामा हुआ, विरोध होने लगा। लेकिन योगी की फोर्स मौलाना को लेकर निकल गई। आरोपी मौलाना को एसटीएफ बिहार से यूपी लेकर पहुंची और उसे बहराइच के थाने में रखा गया और मेडिकल कराया गया। आरोपी मौलाना से थाने में कई सवाल जवाब किए गए। जानने की कोशिश हुई कि उसकी क्या साजिश थी, मंशा क्या थी, आखिर उसने भड़काऊ और विवादित बयान क्यों दिया है। ये सारे सवाल पुलिस ने मौलाना से पूछे। क्या ऐसे बयान से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी? सवाल जवाब के बाद आरोपी मौलाना को जेल भेज दिया गया। मौलाना की गिरफ्तारी और जेल तो होना ही था, क्योंकि उसके खिलाफ यूपी के कई जिलों में शिकायतें हैं। दावा है 83 से ज्यादा थानों में मौलाना के खिलाफ एफआईआर थी। हिंदू संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। मामला तूल पकड़ रहा था तो योगी की पुलिस एक्टिव मोड में आई।
मौलाना की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। आखिरकार यूपी एसटीएफ ने मौलाना अब्दुल्ला को बिहार से दबोचा। सुनिए जरा शिकायतकर्ता क्या कह रहे हैं और नेता क्या कह रहे हैं। जलसे के दौरान कहा गया तकरीर था, समाज में वैमनस्यता फैलाने वाला, गौ मांस को, गौ हत्या जैसे अपराध को करने के लिए प्रेरित करने वाला और समाज को विद्वेष फैलाने वाला था। ऐसे अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रासुका के तहत इन पे कार्रवाई हो। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब की गिरफ्तारी से न सिर्फ सीमांचल में बल्कि पूरे मुल्क में एक बेचैनी है मिल्लत नवाजों के दरमियान में। इनको एसटीएफ यूपी के लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो गोरखपुर की अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत पर यकीन रखिए, मौलाना का कोई कसूर नहीं है। इंशाअल्लाह अदालत में इनके हक में फैसला हो। जिस तरह आप मुख्यमंत्री जी के माता जी के साथ अभद्र बात बोले हो, तो कानून का राज है यूपी में, और बिहार में भी कानून का राज हो गया है। अब वो आरजेडी की सरकार नहीं है, सपा की सरकार नहीं है। निश्चित जो संविधान के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए। माँ तो सबकी एक है, वो चाहे मेरी माँ हो, योगी जी की माँ हो, प्रधानमंत्री की माँ हो या राहुल गांधी जी की माँ हो। उनको अपशब्द कहने वालों को बगैर किसी भेदभाव के उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, वो गिरफ्तार हो। कानून व्यवस्था, वो अपना जो प्रशासन है वो अपना काम करता है। किसी ने कानून तोड़ा है, किसी ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, तो कानून अपना काम करता है। उसमें समाजवादी पार्टी एक आलिम दीन है, उनको इस देश में संविधान अधिकार देता है बोलने का। उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया, उन्होंने हक बात कही। पढ़े लिखे आलिम है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यवहार किया, ये बहुत ही अफसोसनाक है। किसी को भी उसके साथ उसके सम्मान से खिलवाड़ करने का, अपशब्द यूज करने का, असंसदीय भाषा का प्रयोग करने का अधिकार किसी को नहीं मिल जाता। अब देखिए जरा मौलाना सलीम चतुर्वेदी ने कहा क्या था। योगी की माताजी हैं, माताजी की उम्र लगभग 86-87 साल है। माताजी के खिलाफ अपशब्द अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। अब देखिए उसके बाद मौलाना पर एक्शन हुआ अलग अलग थानों में। मौलाना ने रमजान के दौरान सीएम योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी की थी। मौलाना ने योगी की मां और गौमाता के मांस को लेकर बयान दिया था। कहा यूपी में किसी के पास 250 ग्राम मांस भी मिल जाए तो ऐसे शख्स के घुटने से नीचे गोली से छेद करने का ऑर्डर है। पूरे बयान में विवादित टिप्पणी और योगी की मां का जिक्र भी है। जबकि योगी की माताजी सावित्रीबाई सियासत से बहुत दूर है। वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में रहती हैं। उनके पति आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे, जिनका निधन हो चुका है। पति रेंजर थे और बेटा सीएम है। फिर सावित्रीबाई साधारण जीवन फिर भी बिताती हैं। आरोपी का नाम है मौलाना अब्दुल सलीम कमर चतुर्वेदी कासमी, और जो एक इस्लामिक स्पीकर है, राजनीति में भी सक्रिय चेहरा है। मौलाना बिहार में अररिया के जोकीहाट का रहने वाला है। मौलाना अब्दुल्ला अपनी आक्रामक तकरीरों के लिए भी जाना जाता है। मौलाना अक्सर कई धर्मों की चर्चाओं में शामिल होता है। भाषणों में कुरान के साथ गीता और रामायण का भी जिक्र करता है। दावा है ये मौलाना श्लोक और संस्कृत का भी ज्ञानी है, क्योंकि मौलाना ने संस्कृत व्याकरण का भी अध्ययन किया हुआ है। वैसे मौलाना अब्दुल्ला ने दारुल उलूम देवबंद से तालीम हासिल की है। मुस्लिम समाज में लोकप्रियता के चलते मौलाना एमआईएम से जुड़ गया। 2025 में जोकीहाट से टिकट नहीं मिला एमआईएम से तो पार्टी छोड़ दी। उसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हुआ, टिकट मिल गया, लेकिन वहां भी किस्मत खराब थी। निर्वाचन आयोग ने मौलाना का नामांकन रद्द कर दिया और चुनाव नहीं लड़ पाए फिर मौलाना। सुनिए जरा, अब माफी मांग रहे हैं। मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूं। 5 मई सन 2024 को जिला भागलपुर के एक बस्ती में मीरानचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाजिर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपने इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपने एतराफ़ करता हूं और अपने इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। मौलाना माफी मांग रहे हैं कि दोबारा ये गलती नहीं होगी मुझसे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको जंग के मैदान में लिए चलता हूं। इन पर क्या परमाणु हमला करेगा अमेरिका? क्या ट्रंप परमाणु बम मार देंगे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है?
ईरान क्योंकि पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने एक और वीडियो अपनी सेना का जारी किया है कि आ जाओ, हम तैयार हैं। ट्रंप अपनी सेना भेजने वाले थे, ईरान कह रहा भेजो, हम तैयार हैं। और ईरान ने एक और मिसाइलों की खेप दाग दी है। ट्रंप को लग रहा है कि ईरान के ना हथियार खत्म हो रहे हैं, ना ताकत। ये मिसाइलें देखिए, इनकी बारिश कहां हो रही है। ये इजराइल की तस्वीरें, इजराइल पर बड़ा अटैक किया है ईरान ने, उसकी तस्वीरें अलग अलग शहरों में। तो ईरान मिसाइल से भी अटैक कर रहा है और ड्रोन से भी अटैक कर रहा है। ये 87वीं खेप ड्रोन की दाग दी है ईरान ने, और ये सारे ड्रोन की बारिश इजराइल और मिडिल ईस्ट पर। और ये ड्रोन हमला करते हैं, उसके बाद ये इजराइल की तस्वीर है। इजराइल के रिहायशी इलाकों में गाड़ियां जल रही हैं, अलग अलग जगह धमाके हो रहे हैं। सोचिए जरा, पहली बार ऐसा है कि इजराइल में डर और दहशत लोगों में है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इजराइल के लोग इजराइल छोड़कर जा रहे हैं। लाइन लगी हुई है, इजराइल और मिस्र का बॉर्डर मिलता है। ये इजराइल और मिस्र के बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोग इजराइल से मिस्र में दाखिल होकर दूसरी जगहों को जा रहे हैं इस स्थिति में। लंबी लाइन है इजरायलियों की जो इजराइल छोड़ने को जा रहे हैं, छोड़कर, क्योंकि वहां लगातार ईरान के हमले हो रहे हैं। क्या ट्रंप और अमेरिका बेबस हो रहे हैं और परमाणु हमले की तैयारी में है? न्यूक्लियर अटैक कर सकता है क्या अमेरिका? देखिए जरा, क्या ट्रंप कर सकते हैं न्यूक्लियर अटैक? ये कौन कह रहा है? जंग के बीच ईरान पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल की आशंका जताई है। ईरान पर परमाणु बम मारे जाने के दावे के बाद संयुक्त राष्ट्र से इस्तीफा दे दिया है। यूएन में प्रतिनिधि मोहम्मद सफा ने यह सनसनीखेज दावा किया है। यूएन के कुछ अधिकारी ताकतवर लॉबी के लिए काम कर रहे हैं। मोहम्मद सफा ने इसके बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ईरान में परमाणु हमले की आशंका को लेकर इस्तीफा दिया है। मोहम्मद सफा ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे की जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर एक लंबे चौड़े पोस्ट में वजह बताई है। उन्होंने लिखा है, काफी सोच विचार के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया है मैंने। संयुक्त राष्ट्र के कुछ अफसर एक ताकतवर लॉबी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ
उस चीज का हिस्सा नहीं बन सकता हूं, न ही उसका गवाह बन सकता हूं जो इस समय हो रहा है, खासकर ऐसे समय जब संयुक्त राष्ट्र संभावित परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। वो कह रहे हैं। अपने पोस्ट में साफा ने ईरान की एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने कहा कि तेहरान लगभग 1 करोड़ लोगों का शहर है। कल्पना कीजिए वॉशिंगटन, बर्लिन, पेरिस, लंदन या किसी भी ऐसे शहर पर परमाणु बम गिरा दिया जाए, युद्ध प्रेमी बमबारी करने के ख्याल से ही खुश हो रहे हैं। यह कोई कम आबादी वाला रेगिस्तान नहीं है। यहां परिवार हैं, बच्चे हैं, पालतू जानवर हैं, आम मेहनतकश लोग रहते हैं जिनके अपने सपने हैं। युद्ध चाहना एक बीमार मानसिकता है। लेबनान के नागरिक सफा यूएन में पीवीए के मुख्य प्रतिनिधि हैं। पीवीए गैर सरकारी संगठन है। पिछले 15 सालों से मोहम्मद सफा कई प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े रहे हैं। उनके पास स्पेस डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मास्टर डिग्री भी है। वो ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका परमाणु हमला कर सकती है और संयुक्त राष्ट्र में ऐसी लॉबीज काम कर रही हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अमेरिका के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं और ईरान की संसद से क्या आवाज आ रही है। दुनिया कैसी होगी अगर ईरान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हो। ईरान के पास एक परमाणु हथियार, जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है, ईरान परमाणु बम कभी नहीं बना सकता। हम राष्ट्रपति ट्रंप और इन अमेरिकियों की बदौलत हम जीत के बेहद करीब हैं। हम परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वे आकर हम पर बमबारी करेंगे और हमारे खिलाफ परमाणु बम इस्तेमाल करने की धमकी देंगे तो हम खेल के नियमों का पालन नहीं करेंगे। ट्रंप आखिर क्यों परमाणु हमला कर सकते हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं? क्योंकि लगातार मार खा रहे हैं ईरान से। ये तस्वीर देख रहे हैं, इराक के बेस पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। एयरपोर्ट पर देख रहे हैं, बेस है। और ईरान के अटैक के बाद देखिए जरा, वहां जो एयरफोर्स के विमान खड़े थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए। इराकी एयरफोर्स के विमान बताए जा रहे हैं। ईरानी हमले हैं जिसमें बड़ा नुकसान हो रहा है अमेरिका और उसके करीबियों का। अमेरिका का यह बड़ा नुकसान देखिए, यह कुवैत में अमेरिका के एक सैटेलाइट इमेज में आपको दिखा रहा हूं। पहले और बाद की तस्वीर देखिए जरा बेस की, कैसे ईरान के हमले में तबाह हो गया है यह बेस। अमेरिका को चौतरफा दरअसल मार झेलनी पड़ रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान को अब तक हल्के में ले रहा था और इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसने भी नहीं सोचा था। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर अमेरिका क्या कर सकता है और अगर परमाणु अटैक होता है तो कितनी तबाही हो सकती है। अमेरिका के पास 5277 परमाणु बम है। इजराइल के पास 90 परमाणु बम होने का दावा है। वहीं ईरान के पास कोई परमाणु बम नहीं है। ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिशों में जुटा रहा। ईरान अमेरिका जंग के पीछे भी परमाणु ताकत ही वजह है। दुनिया में अब तक 2 बार परमाणु हमले हुए हैं। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर यह हमले हुए। 1945 में 3 दिन के अंदर ये 2 बड़े हमले हुए थे। इस हमले में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। दोनों ही शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। सालों तक लोग कैंसर और दूसरी बीमारियों के शिकार हुए। दोनों शहर खंडर बन गए थे। 90% से अधिक इमारतें नष्ट हो गई थी। कई सालों तक जन्मजात समस्या, मानसिक विकलांगता और कैंसर का खतरा बना रहा। अब अगर ईरान के किसी शहर पर परमाणु हमला होता है तो उस शहर के साथ साथ 500 से 1000 किलोमीटर तक असर हो सकता है। इससे मिडिल ईस्ट के कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। इराक, तुर्की, अर्मेनिया, अजरबैजान में परमाणु हमले तक का असर हो सकता है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाक को घातक रेडिएशन का सामना करना होगा। इससे वहां के लोगों की सेहत और पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अमेरिका के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। ईरान को अपने ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो ईरान का भविष्य उज्जवल हो सकता है, लेकिन उन्हें वह रास्ता चुनना होगा जिसके लिए 47 सालों से उन्होंने मना किया है।
और इसीलिए देखिए हो ये रहा है कि ट्रंप चुन चुनकर ईरान के उन ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं जिनसे सबसे बड़ा खतरा है। मिसाइल सिटी जहां थी, बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, वहां अटैक हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बंकर बस्टर बॉम्ब फिर दाग दिया है ट्रंप ने। ये एआई के जरिए मैं आपको बता रहा हूं जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। करता है बंकर बस्टर, अंदर जाकर तबाही मचाता है और अंदर अगर मिसाइल रखी हुई है तो पूरे मिसाइल ब्लॉक को बेसमेंट में अंडरग्राउंड कितना ही नीचे कुछ भी छिपाया गया हो, यह अंदर तक जमीन को फाड़ते हुए अटैक करता है और नीचे जो कुछ मौजूद है उसे तबाह कर देता है। और देखिए जरा, जो इस्फहान में अटैक किया गया ये बंकर बस्टर बॉम्ब था, जो अभी मैंने शुरू में आपको दिखाया, ये अटैक था और अटैक के बाद की तस्वीरें। बताया जाता है कि ईरान के हथियार डिपो भी था और यहीं मौजूद हो सकता है ईरान का परमाणु भी। तो अटैक के पीछे मकसद क्या था? यह बंकर बस्टर मिसाइल 10 दिनों की डेडलाइन के बीच अमेरिका का यह बड़ा हमला है। ईरान के इस्फहान शहर में अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की। इस्फहान शहर में एक बड़े हथियार डिपो को नुकसान पहुंचा है। 907 किलो वाले बंकर बस्टर बमों से हमला हुआ है और इस डिपो में बड़ी मात्रा में हथियार और सैन्य सामग्री रखी थी। हमले के बाद डिपो में रखे हथियार और विस्फोटक में धमाके हुए। इलाके में आग के बड़े गुबार उठते हुए दिखे। रात भर शहर के अलग अलग हिस्सों में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमाकों की तस्वीर शेयर की है। बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल मजबूत और भूमिगत ठिकानों को तबाह करने में होता है। इस्फहान ईरान का अहम औद्योगिक और रणनीतिक शहर है। अमेरिका के यूरेनियम पर कब्जे करने की अटकलों के बीच यह अटैक हुआ है। इस्फहान में ईरान के सैन्य अड्डे और रक्षा उद्योग मौजूद है। ईरान के 3 यूरेनियम संवर्धन स्थलों में से एक इस्फहान भी है। दावा है ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का एक हिस्सा यहीं पर मौजूद है, यानी जो यूरेनियम सबसे ज्यादा शुद्ध किया जा चुका है वो यहीं मौजूद है। तेहरान से अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम से भरा एक ट्रक इस्फहान भेजा गया था। जून 2025 के युद्ध में पहले भी सैटेलाइट तस्वीरों में दावा किया गया था। दावा ईरान के पास 534 किलोग्राम तक 60% शुद्धता वाला यूरेनियम है और इन्हें 18 सुरक्षित कंटेनर में ईरान के अलग अलग जगहों पर रखा गया है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। टीपी त्यागी। ईरान के इस्फहान में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है। जानकारी के मुताबिक करीब 540 केजी एनरिच्ड यूरेनियम ईरान ने इस्फहान की अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर छुपा रखा है। इसलिए अमेरिका ने इस्फहान में 2000 पाउंड के बमों से वहां पर हमला किया है। इस हमले में एक और संदेश भी छिपा हुआ है कि या तो पीस डील जल्दी करो वरना अमेरिका इसी तरह के हमले ईरान के अंदर और करता रहेगा। अब देखिए ये जो बम मारा है अमेरिका ने, लगभग 900 किलो से ज्यादा विस्फोटक था इसमें। 2000 पाउंड का बंकर बस्टर बम होता है। कैसा दिखता है बंकर बस्टर बम? यह है बंकर बस्टर बम। इसे दागा गया है। ये मिसाइल एक के पीछे एक जाती है और उसके बाद बड़ा धमाका करती है। ये आप देख रहे हैं फाइटर में जैसे इसे लगाया जाता है इस बंकर बस्टर बम को। और आइए आपको बताऊं कि आखिर इस बम की खासियत क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये है बंकर बस्टर बम। अमेरिका का बंकर बस्टर बेहद खतरनाक भेदक बम है।
जो कई फीट गहराई तक जमीन में जाकर धमाका करता है, मजबूत बंकरों के साथ सुरंगों पर हमला करने की क्षमता रखता है। अमेरिका का GBU-57A और GBU-57B बम 13,600 किलो का है। ये एटमी हथियार छोड़ दें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम है। 6 मीटर लंबा यह बम विस्फोट से पहले करीब 180 फीट नीचे तक जाता है। मिट्टी, मोटी चट्टानों और पहाड़ों को भी यह बम भेद सकता है। एक के बाद एक कई बम गिरते हैं जो ड्रिल करते हुए नीचे जाते हैं, छेद करते हुए। टारगेट तक पहुंचते ही भीतर जाने के बाद यह बम फटता है और धमाका करता है। यह इतना खतरनाक होता है कि अंडरग्राउंड अड्डों में तबाही मचा देता है। घातक GBU-57 बंकर बस्टर बम सिर्फ अमेरिका के पास ही है, जो कि मदर ऑफ ऑल बम से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। सुनिए जरा ईरान के एम्बेसडर क्या कह रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों को आने दीजिए। वे लड़ाकू विमानों की तरह हम पर हमला करके भाग नहीं पाएंगे। हम उनका ऐसा स्वागत करेंगे कि अमेरिका अपने सैनिकों के शवों को हटाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। ताज़ा जानकारी से साफ है कि हमारे हमलों से ईरानी सेना का मनोबल टूट रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर सैनिक भाग रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं में असंतोष फैल रहा है। कल रात ही हमने अकेले 200 हमले किए। और अमेरिका जिस तरह से हमले कर रहा है, अब तक वो इंतजार कर रहा था कि शायद ईरान पीछे हट जाए। ईरान पीछे नहीं हट रहा है तो अमेरिका ने अपनी सेना उतारने की तैयारी की। फिर मैंने आपको दिखाई अब जो जंगी बेड़ा है USS त्रिपोली, ये पहुंच चुका है ईरान के नजदीक। अब देखिए जरा, ये है जो आप देख रहे हैं USS त्रिपोली। ये जो USS त्रिपोली है, इसमें ये मरीन कमांडोज होते हैं जो ईरान के नजदीक पहुंच चुका है। हिंद महासागर में USS त्रिपोली तैनात कर दिया गया है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की अटकलों के बीच USS त्रिपोली तैनात है। हिंद महासागर में 1800 मरीन के साथ इसे तैनात किया गया। USS त्रिपोली अमेरिकी क्लास का एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, यानी इसके जरिए समुद्र से जमीन पर ऑपरेशन कर सकते हैं। 844 फीट लंबे इस युद्धपोत पर करीब 2500 जवान तैनात हो सकते हैं। 32,000 करोड़ रुपए के युद्धपोत से F-35B जैसे जेट उड़ान भरते। 45,000 टन वजनी ये लाइटनिंग कैरियर के नाम से जाना जाता है। मतलब ये ऐसा युद्धपोत है जो सैनिक, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और भारी सैन्य उपकरण लेकर तट से बेहद करीब तक जा सकता है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त सैनिक भी भेज रहा है। इससे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं। इस तैनाती को ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन की तैयारी माना जा रहा है। अभी अमेरिकी नौसेना के 12 युद्धक जहाज अरब सागर में, जिनमें USS अब्राहम लिंकन और 8 विध्वंसक पोत शामिल है। इसके अलावा लाल सागर में USS गेराल्ड फोर्ड भी तैनात है, जो 2003 के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका ईरान में अपनी फोर्स उतारता है तो ईरान अपनी सेना दूसरे अरब मुल्कों में उतारकर तबाही मचा सकता है। सुनिए। अमेरिकन आज अगर अमेरिकी सेना उस दिशा में बढ़ते हुए खार्ग द्वीप में प्रवेश करती है तो ईरानी दुबई में प्रवेश कर जाएंगे। तात्कालिक परिमाणों के लिहाज से ये बेहद विनाशकारी होगा, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र जो पहले से ही संकट में है, वास्तव में एक कहीं अधिक बड़ी आपदा की ओर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप दुविधा से घिरे हैं। वे अभी पीछे हट सकते हैं, अभी समझौता कर सकते हैं और भारी कीमत चुका सकते हैं। इजराइल को दबाव में ले सकते हैं, सभी प्रकार की सहायता बंद करने की धमकी भी दे सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक कीमत होगी। लेकिन फिर भी उनकी राष्ट्रपति पद की कुर्सी बचाई जा सकती है, या वे दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं। सैन्य बल का इस्तेमाल कर युद्ध के मैदान में भी उतर सकते हैं। ईरान अमेरिका की जंग में अब चेचन लड़ाकों की एंट्री हो गई है। चेचन फोर्स ने कहा है कि वो ईरान के समर्थन में तैनाती के लिए भी तैयार है। चेचन फोर्स ने कहा है कि यह जानकारी ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने अपनी रिपोर्ट में दी है। चेचन लड़ाकों का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के संभावित जमीनी हमले की अटकलें बढ़ रही। रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करता है तो ईरान
के समर्थन में चेचेन लड़ाके युद्ध में सीधे उतर सकते हैं। चेचेन एक मुस्लिम फौज है जो क्रूरता और निडरता के लिए जानी जाती है। यूक्रेन युद्ध के दौरान इस पर नरसंहार और युद्ध अपराध जैसे कई गंभीर आरोप लगे। यह रूस के चेचेन गणराज्य का एक अर्धसैनिक संगठन है और इस सैन्य संगठन की शुरुआत 1990 के दशक में अलगाववादी आंदोलन से हुई थी। तब रमजान कादिरोव के पिता अहमद ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था, लेकिन बाद में रूस के साथ मिलकर काम करने लगे। अब इस सैन्य संगठन के मुखिया रमजान कादिरोव हैं, जो पुतिन के बहुत वफादार हैं। उनका सैन्य संगठन रूसी सेना के अभियान में मिलकर काम करता है। फिलहाल कादिरोव की सेना ने अब ईरान को समर्थन का ऐलान कर दिया है। सुनिए जरा व्हाइट हाउस की सचिव क्या कह रही है। मुझे लगता है कि अरब देशों से युद्ध के खर्च को लेकर बात करने में राष्ट्रपति ट्रंप काफी दिलचस्पी लेंगे। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन निश्चित रूप से ये एक ऐसा विचार है जो उनके मन में है और मुझे लगता है कि वो इस बारे में जरूर बोलेंगे। में सेना ऑपरेशन चला रही है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक कर रही है। बताया जाता है हिजबुल्लाह के लड़ाके यहां मौजूद थे, इस बिल्डिंग पर अटैक किया। ये लेबनान की ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। धमाकों के बाद क्या हाल है, लेकिन इसमें भी नुकसान उठाना पड़ रहा है इजराइल को। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये इजरायली जवान है। हिजबुल्लाह से लड़ने के दौरान इन 3 जवानों की मौत हो गई है। 3 नेतन्याहू के जवान मारे गए जैसे ही ये बॉर्डर के नजदीक थे और वहां हिजबुल्लाह से लड़ रहे थे, उस दौरान उनको ये नुकसान हुआ। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए भी बुरी खबर है कि अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइल है, इसमें पैट्रियट और थार्ड दोनों डिफेंस सिस्टम है, इसमें लगने वाली जो मिसाइल है वो मिसाइलें खत्म होती जा रही हैं। यानी ट्रंप के पास अब ऑप्शन कम बचा है क्योंकि हथियार कम बचे। ये वो मिसाइल है जो लगती है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम में। अमेरिका सुपर पावर है और उसके पास हथियारों का जखीरा है, लेकिन ईरान ने अमेरिकी हथियार भंडार को खाली कर दिया है क्योंकि 32 दिनों में अमेरिका काफी हथियार स्वाहा कर चुका है। अब तक अमेरिका ने 2400 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल दागी। ये वो मिसाइलें हैं जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराती हैं, लेकिन अमेरिका हर साल सिर्फ 650 पैट्रियट मिसाइल बना पाता है। सोचिए, ऐसी 650 बना पाता है एक साल में और 2400 मार चुका है। यानी 32 दिनों में ट्रंप ने जितनी पैट्रियट मिसाइल खर्च की हैं, उतनी मिसाइलें फिर से बनाने में अमेरिका को 3.5 साल लगेंगे। अगला देखिए जरा। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपनी थार्ड मिसाइलें भी गंवा दी हैं। दावा है दुनिया भर से थार्ड मिसाइलों का 40% स्टॉक खर्च किया है और थार्ड भी दुश्मन की मिसाइलों को रोकने वाला जरूरी सिस्टम है। अमेरिका का थार्ड डिफेंस सिस्टम बेहद एडवांस माना जाता है। इसे दुनिया भर के एयर डिफेंस के क्षेत्र में सबसे अव्वल माना जाता है। दरअसल अमेरिका हर साल 100 से भी कम थार्ड इंटरसेप्टर बना पाता है। ऐसे में 32 दिन में जितनी मिसाइल स्वाहा हुई है, उन्हें बनाने में 4 से 5 साल लगेंगे। अब चीन मुस्कुरा रहा है। हर पैट्रियट और थार्ड मिसाइल में जो मैग्नेट लगे होते हैं, ये मैग्नेट सिर्फ रेयर अर्थ से बनते हैं जिस पर चीन का दबदबा है। यानी अमेरिका को मिसाइलें बनाने में अब चीन पर निर्भर रहना होगा। अगर चीन ने सप्लाई रोकी तो अमेरिकी डिफेंस कमजोर हो जाएगा। वैसे भी 4 हफ्तों में अमेरिका करीब $35 अरब खर्च कर चुका है। यानी ट्रंप हर दिन करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा झोंक रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है युद्ध में कुल 18 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। तो चारों तरफ से जो दबाव है वो ट्रंप के ऊपर बढ़ता जा रहा है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब क्या कह रहे हैं। पहले अंदाज लगाया जा रहा था कि ईरान के पास केवल 3,000 मिसाइल है और कोई 38,000 से लेके 80,000 ड्रोन। वो मारे जा रहा है, जखीरा खत्म होते दिख नहीं रहा। अब जो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स हैं वो जखीरे का एस्टिमेट रिवाइज कर रहे हैं कि साहब ये तो 4 से 5,000 है। जिस दनादन वो ठोके जा रहा है, सारे एयरबेस ठोक दिए अमेरिका के। उनकी जो एम्बेसीज हैं सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, इराक में, वो सब अब वो मेरे ख्याल पैकअप करके ले जानी पड़ेंगी वापस। कितने सारे एयर बेसिस और अपने जो ग्राउंड बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं, वहां से वो ट्रूप्स को हटा रहे हैं क्योंकि अच्छी खासी नुकसान हो रहा है। कह रहे हैं 2,000 घायल हुए। अब घायल में से कितने मर गए वो बता नहीं रहे। दूसरी तरफ
सऊदी अरब में मुस्लिम देश पहुंचे हैं, जॉर्डन और कतर के नेता पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये सब ईरान से मार खा रहे हैं। अब देखिए, रोज अटैक कर रहा है ईरान। सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों को ईरान ने टारगेट किया। बचाव में सऊदी अरब भी ईरानी हमलों को रोक रहा है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 8 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका है उसने, जिसे सऊदी अरब के रियाद और पूर्वी प्रांत की तरफ दागा गया था। सऊदी अरब ने 10 ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सभी हमलों को डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्री ने सऊदी अरब को भाई बताया है और कहा है कि सऊदी अरब अपने देश से अमेरिकी सेना को निकाल बाहर करे। दुबई बंदरगाह पर एक तेल टैंकर में भीषण आग लग गई है। जो तेल टैंकर आग की लपटों से घिरा वो कुवैत का बताया जा रहा है। आग लगने के बाद दुबई मीडिया ने तेल टैंकर को लेकर बताया कि कुवैती तेल टैंकर पर मौजूद सभी 24 चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। अधिकारियों ने बताया कि जहाज पर आग बुझाने में टीमें लगी हुई हैं। संयुक्त अरब अमीरात के सिर्फ दुबई नहीं, कई और जगहों पर हमले हो रहे हैं, जिस पर यूएई ने कहा है कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन खतरों का जवाब दे रही है और हालात पर नजर रखे हुए हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जंग के मैदान के बाद बाहर निकलकर देश की बात करते हैं। आपको लिए चलता हूं बिहार में एक दुखद अफसोसनाक हादसा हुआ। मंदिर में मौत की भगदड़। बिहार के नालंदा से खबर आई, शीतला माता मंदिर में आज बहुत ज्यादा भीड़ थी, खचाखच भरा था। ये तस्वीरें देख रहे हैं। और उसके बाद देखिए जरा भगदड़ मची है। ये भगदड़ की तस्वीरें, भीड़ बहुत ज्यादा थी, फिर चीख पुकार मची। और इस भगदड़ में बताया गया कि लगभग 8 लोगों की मौत हो गई है। और उसके बाद देखिए फौरन मौके पर एम्बुलेंस पहुंची है। जो घायल थे उन्हें उठाकर फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीड़ बहुत ज्यादा थी, बहुत से लोगों की दम घुटने से भी मौत हुई है। तस्वीर आप देख रहे हैं, सीपीआर देते हुए अस्पताल में मरीज पड़े हैं, उन्हें सीपीआर दिया जा रहा नालंदा के शीतला माता मंदिर में पूजा के दौरान यह भगदड़ मची। चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार को यहां दर्शन के लिए भारी भीड़ पहुंची थी। तभी अत्यधिक भीड़ की वजह से मंदिर में अचानक अफरा तफरी मच गई और शीघ्र जल्द से जल्द लोगों को दर्शन करने की होड़ थी, इसमें धक्का मुक्की शुरू हो गई। कई लोग भीड़ में दबने लगे, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई। हादसे में 8 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल चैत्र महीने में मंगलवार को शीतला माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। आज आखिरी मंगलवार था और इस वजह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे। मंदिर में जगह कम होने और श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने से हादसा हुआ है। मरने वालों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वहां जो चश्मदीद मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है। पंडा कमेटी के लोग यहाँ पे जैसे आप देखे होंगे कि अगर बैरिकेटिंग जो बांस के लगा है वो अगर कमजोर नहीं होती तो बांस टूटती नहीं। अगर बांस नहीं टूटती तो जो आदमी एक दूसरे पर कूदने लगे और लदने लगे, ऐसी घटना होती नहीं।
पीछे से जहाँ से एग्जिट होता है वहाँ से लोगों को भी एंट्री करवाया जा रहा था। और जो परिसर है यहाँ पर मंदिर का, वहाँ भी पूरा दुकान उकान पर लगाया गया था, जगह बहुत कम था। और क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, जो लोग स्नान करके आ रहे थे वो लोग साथ में जब एक जमा हुए तो भीड़ के कारण लगभग भगदड़, हल्का सा भगदड़ मचा, एक दूसरे पर चढ़ के गए, बस लोगों की जान चली गई है। वहाँ भगदड़ मचा, उसके बाद पता नहीं वो लोग कोशिश करके टोटो से लेके आई। सरकार का व्यवस्था इतना चरमराया हुआ है कि पता नहीं, समझ में नहीं आता। एम्बुलेंस नहीं है, पुलिस नहीं है। आज यहाँ पे इतना सारा पुलिस है, वहाँ पे भी इतना सारा पुलिस रहता तो शायद कोई नहीं मरता। वहाँ पे भगदड़ हो गया, सिक्योरिटी नहीं होने के कारण ऐसा हुआ। सिक्योरिटी अच्छा रहता तो ऐसा नहीं होता। कि मगड़ा में जो मंदिर है वहाँ पे अत्यधिक भीड़ हो गई थी, और चूंकि काफ़ी अभी मौसम भी काफ़ी गर्म है और महिलाएं जो ठंडे पानी में नहा के उसके बाद जब वो मंदिर प्रांगण में जा रही थी तो उसके बाद बहुत सारी महिलाएं डिहाइड्रेशन से और सफोकेशन से गिरने लगी, और उसी में भीड़ जो है नियंत्रित होकर आपस में वहाँ पे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। इसके संबंध में वहाँ पे पहले से हमारे चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति थी पूर्व में, लेकिन इतनी सूचना नहीं दी गई थी कि इतनी सारी जो है भीड़ वहाँ पे होगी। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है और एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। लश्कर की मंदिर वाली साजिश नाकाम हो गई है। साजिश से पहले ही पकड़ लिया गया। ये शब्बीर लोन देख रहे हैं, जो हाफिज सईद का करीबी बताया जाता है और बड़ी साजिश के तहत भारत में घुसा था। शब्बीर लोन को स्पेशल सेल ने उठाया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, शब्बीर लोन की गिरफ्तारी हुई है, उसे पकड़ा है। और खासतौर पर शब्बीर लोन से पूछताछ में पता चला है कि उसके निशाने पर प्रमुख मंदिर थे, जिसमें दिल्ली का कालका जी, लोटस टेंपल और छतरपुर मंदिर शामिल है। आपको बताऊं कि कैसे इसे पकड़ा गया शब्बीर लोन को, और आखिर क्या साजिश को अंजाम देने वाला था। लश्कर तैयबा दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश रच रहा था। उससे पहले इसी साजिश का खुलासा आतंकवादी शब्बीर अहमद लोन ने किया है। आतंकी ने बताया है कि वो लंबे समय से दिल्ली में रेकी कर रहा था। उसने दिल्ली में भीड़ भाड़ वाले मंदिरों की खुफिया जानकारी जुटाई, कालकाजी मंदिर, लोटस टेंपल और छतरपुर मंदिर की रेकी की थी, और इसका वीडियो बनाकर पाक में बैठे लश्कर हैंडलर को भेजा था। इस आतंकी ने कनॉट प्लेस के भीड़ भाड़ वाले बाजार की जानकारी जुटाई, यानी साफ तौर पर लश्कर दिल्ली में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। शब्बीर ने पूछताछ में बताया है कि आईएसआई और लश्कर मिलकर साजिश रच रहे हैं। बांग्लादेश में टीआरएफ जैसा आतंकी संगठन खड़ा करने की कोशिश की जा रही। टीआरएफ जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर का प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, और इसी संगठन ने पहलगाम हमला अंजाम दिया था। पहचान पूछकर हिंदुओं को मारा था। हमले में 26 मौत हुई थी। इसे नागरिकों पर मुंबई अटैक के बाद सबसे बड़ा हमला कहा गया। अब आईएसआई और लश्कर टीआरएफ जैसा आतंकी संगठन बांग्लादेश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिश है कि बांग्लादेश में भी ऐसा ही एक संगठन खड़ा किया जाए। अब आपको बताऊं कि शब्बीर लोन को पकड़ा गया। शब्बीर लोन कितना खतरनाक है, क्या कहां से ताल्लुक रखता है, अभी जेल में। हाफिज के करीबी आतंकी शब्बीर की गिरफ्तारी दिल्ली बॉर्डर पर हुई। खुफिया इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जाल बिछाया, और जैसे ही आतंकी यहां पहुंचा, स्पेशल सेल ने उसे तुरंत दबोच लिया। दरअसल फरवरी में एक भारतीय समेत 8 बांग्लादेशी आतंकी पकड़े गए। इससे भारत विरोधी साजिश रचने वाले मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। इन्हीं आतंकियों ने पूछताछ में शब्बीर अहमद लोन का नाम लिया था, जिसके बाद से ही आतंकी शब्बीर भारतीय एजेंसियों के रडार पर आ गया था। पाकिस्तान में लश्कर के हैंडलर अबू हुजैफा और सुमामा बाबर के संपर्क में था। इन्हीं लश्कर हैंडलर्स ने उसे भारत में आतंकी भर्ती का जिम्मा सौंपा था, और इसी काम को अंजाम देने के लिए वो नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंचा था। लेकिन दिल्ली सीमा पर ही स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार कर लिया। शब्बीर गुपचुप तरीके से युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की भर्ती की कोशिश कर रहा था। कहा जाता है कि आतंकी शब्बीर लोन का हाफिज सईद से सीधा कनेक्शन है। पीओके में मुजफ्फराबाद के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर में उसे प्रशिक्षण मिला। श्रीनगर का रहने वाला यह आतंकी जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक सक्रिय रहा है। आतंकवाद के आरोप में उसे साल 2007 में गिरफ्तार भी किया गया। तब उसके पास से AK-47 और एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। दावा है कि उसने एक बड़े नेता पर फिदाइन हमले की भी साजिश रची थी, और 2019 में जब उसे जमानत मिली तो वो देश छोड़कर फरार हो गया, और इसके बाद वो बांग्लादेश में रहकर भारत विरोधी अभियान को अंजाम देने लगा। फिलहाल लश्कर का ये बड़ा आतंकी अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है।
सुनिए जरा इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस क्या कह रही है। इस टीम ने इस वांटेड टेररिस्ट को गाजीपुर के एरिया से अरेस्ट किया है। इसके पास से करीब 2300 रुपए बांग्लादेशी टका और 5000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी मिली है, प्लस एक नेपाल का सिम भी मिला है। इसी टेररिस्ट के एक मॉड्यूल को लास्ट मंथ फरवरी के महीने में 15 और 21 फरवरी को स्पेशल सेल की इसी टीम ने बस्ट किया था, जिसमें 7 बांग्लादेश के नेशनल्स और एक मालदा का रहने वाला लड़का पकड़ा गया था, टेररिस्ट पकड़ा गया था। और इन लोगों के बस्ट हो जाने के बाद में ये मॉड्यूल जो खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, ये दोबारा आया था नई संभावनाओं को तलाश करने के लिए, ताकि ये नए लड़कों को आइडेंटिफाई कर सके, रिक्रूट कर सके। दूसरी तरफ हाफिज सईद का गुर्गा पकड़ा गया है। अगली खबर आई मसूद अजहर से जुड़ी। जैश प्रमुख मसूद अजहर के भाई की मौत हो गई है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाकायदा लिखा हुआ है मसूद अजहर का बड़ा भाई हकीम मोहम्मद ताहिर अनवर की मौत हो गई है और बताया गया कि 10:30 बजे उसका जनाजा उठेगा। तो रहिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। मां पिता को बेसहारा छोड़ा तो कटेगी सैलरी। जी हां, तेलंगाना में इसकी शुरुआत हो रही है और बाकायदा विधानसभा में इस पर चर्चा हुई है। ये वो तस्वीरें देख रहे हैं। నాకు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చిన తమరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. సమాజానికి ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇవ్వడానికి మనకు అవకాశం వచ్చినందుకు ఇంత ముఖ్యమైన దీంట్లో నాకు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చిన తమరికి మనస్ఫూర్తిగా। और आइए आपको बताऊं, जो बच्चे तेलंगाना में मां बाप का अलग कर देंगे, सहारा नहीं बनेंगे, उन पर क्या एक्शन होगा। बुढ़ापे में मां बाप को बेसहारा छोड़ने वालों पर सख्ती की तैयारी है। तेलंगाना सरकार इसे लेकर विधानसभा में बिल लेकर आई है, जिसे सर्वसम्मति के साथ पास भी कर दिया गया है। इसके तहत अगर कोई कर्मचारी माता पिता की देखभाल नहीं करता है तो उसकी कुल सैलरी में से 15% या फिर 10,000 रुपए तक की कटौती होगी। देश में पहली बार ऐसा कानून बना है जो सभी को जवाबदेह बनाएगा। सरकारी प्राइवेट कर्मचारियों के अलावा एमएलए सांसद भी इसमें शामिल होंगे। इसमें खास बात यह है कि माता पिता को कोर्ट नहीं जाना होगा, बल्कि वो सीधे जिला कलेक्टर के पास आवेदन कर सकेंगे और जांच के बाद कलेक्टर सीधे कंपनी या विभाग को आदेश जारी कर देगा, जिसके बाद आरोपी की सैलरी काटकर माता पिता को दे दी जाएगी। विधानसभा में यह विधेयक पेश करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि वो ऐसे जनप्रतिनिधियों से मिले हैं, उनको जानते हैं, जिनके माता पिता की कैंसर से मौत हो गई लेकिन बेटे ने सुध तक नहीं ली। उन्होंने कहा समाज को ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए जो सक्षम होकर भी अपनों को छोड़ देते हैं। अब फिलहाल ऐसे लोगों पर तेलंगाना में कड़े कानून की तैयारी पूरी हो गई है और अब यह एक्शन होगा। अच्छी चीज यह है कि मां बाप को कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। कलेक्टर ऑफिस में शिकायत और सीधे दफ्तर से सैलरी कट जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर है, जरा ये देखिए। पूरा आसमान लाल दिख रहा है। ऐसा क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया में कि आसमान लाल हो गया है। भाई आपको बताऊं, ये जो लाल आसमान आप देख रहे हैं, ये लाल आसमान आखिर क्यों है। लाल आसमान की यह तस्वीर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की, जहां 27 मार्च की दोपहर में अचानक आसमान खूनी लाल रंग का नजर आने लगा। कई लोग तो आसमान की ऐसी तस्वीरें देखकर बुरी तरह से डर गए और अपने घरों में कैद हो गए। वहीं कुछ लोगों ने खूनी आसमान इसे बताकर इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहुंची तो उन पर भी लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे। कोई इसे दूसरी दुनिया का दृश्य बताने लगा तो कोई इसकी तुलना किसी भयानक भविष्य या दुनिया के अंत से करने लगा। हालांकि इसके पीछे कोई रहस्यमयी या अलौकिक वजह नहीं है, बल्कि असली वजह नरेल तूफान को बताया जा रहा है। 27 मार्च को जब यह चक्रवात 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से टकराया था
तो इसने रेगिस्तान की लोहे से भरपूर लाल मिट्टी को गुबार बनाकर आसमान में उड़ा दिया। और फिर जब सूरज की किरणें इन महीन धूल के कणों से टकराईं तो सूरज की रोशनी आसमान में ही फैलने लगी और आसमान खून के रंग जैसा दिखने लगा, खून के रंग जैसा लाल दिखने लगा। और अब इंटरनेट पर इसकी तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं और लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इस पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और तस्वीर आई है यूपी के एटा से, देखिए जरा, ये एटा की तस्वीर है और एटा से मारपीट की तस्वीर सामने आई है। जमीन को लेकर जंग घर में शुरू हो गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यूपी में जमीन को लेकर ये लड़ाई हो रही है। घर में घुसकर मारपीट हुई है, महिलाओं ने भी पिटाई कर दी। और इस हमले में 4 लोग घायल हो गए। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं जो गुजरात से आई है। देखिए जरा, ट्रक नजर आ रहा है आपको, ट्रक सीधा आ रहा है और उसके बाद कैसे वो डिवाइडर पर चढ़ गया। ये तस्वीर गुजरात की है, बनासकांठा की, जहां ये ट्रक बेकाबू हुआ। आइए, और अब बारी है लाइफ का फंडा की। क्या है खास? बुरी आदत को समय रहते छोड़ देना चाहिए। अगर देर हो गई तो वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि उसे छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। एक साधु ने पेड़ वाली कहानी से लाइफ का यह बड़ा फंडा दिया। एक बार एक व्यापारी का बेटा बुरी आदतों में फंस गया था। वो दिन भर मौज मस्ती करता, नशा करता, पैसे उड़ाता, लेकिन कोई कामकाज या पढ़ाई नहीं करता था। व्यापारी को डर सता रहा था कि बेटे पर अभी ध्यान नहीं दिया तो वो और उसका पूरा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। परेशान सेठ एक साधु के पास पहुंचे और कहा, महाराज, मेरा बेटा सब कुछ बिगाड़ देगा और आप उसे सुधार दीजिए। साधु ने कहा, उसे मेरे पास भेज दो। अगले दिन सेठ ने बेटे को संत के पास भेज दिया। संत लड़के को एक बागीचे में ले गए और कहा, यह छोटा पौधा है, इसे उखाड़ दो। लड़के ने बिना ज्यादा जोर लगाए पौधे को उखाड़ दिया। अब संत ने दूसरे पौधे की ओर इशारा किया और कहा, अब यह थोड़ा बड़ा पौधा उखाड़ो। लड़के ने थोड़ी ज्यादा ताकत और लगाई और उस पौधे को भी उखाड़ दिया। संत ने एक और बड़े पेड़ की ओर इशारा कर उसे उखाड़ने को कहा। लड़के ने पूरी कोशिश की, लेकिन पेड़ जड़ से मजबूत था। लड़के ने हार मान ली और कहा, महाराज, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। संत ने समझाया, बुरी आदतें भी इसी तरह होती हैं। अभी तुम छोटे हो, इसलिए आदतों की जड़ कमजोर है। अभी कोशिश करोगे तो छोड़ दोगे, लेकिन अगर समय पर नहीं सुधरे तो ये धीरे धीरे मजबूत होकर जिंदगी तबाह कर देगी। इस कहानी के जरिए साधु ने बड़ा फंडा दिया। आदतें एक दिन में न बनती हैं और न एक दिन में बदलती हैं। इसलिए अगर कोई बुरी आदत पकड़ में आए तो उसे फौरन ठीक करने में लग जाएं और जितनी जल्दी हो सके अच्छी आदत को अपनाएं। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ ही पलों।